वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज पूरा का पूरा फोकस है आरबीआई की पॉलिसी पर, जहां बड़ा रेट कट आया है, डबल रेट कट आया, मतलब उम्मीद से डबल, बिग बोनांजा, आधे परसेंट का रेट कट और साथ में सीआरआर में पूरा 1% कम, जो कि बाजार को खुश कर गया। इनफैक्ट अब उसके बड़े और बेहतर इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में ग्रोथ पर, इकोनॉमी पे, सब पे होते हुए दिखाई देंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हम इस पूरे जो आज के आरबीआई के ऐलान हैं, जो उनकी पॉलिसी में चेंजेस हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और बाजार पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और आप बाजार को अब कैसे एसेस करेंगे, कहाँ आपके फायदे की चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ ध्यान देंगे, कहाँ नज़र रखेंगे, सारी बात हुई। अब थोड़ी सी और बातें और उसमें कुछ कंसर्न्स भी लेकर आएंगे। तो अनुज सर, एक सवाल जो मेरे मन में आया कि देखिए, आज जब ये रेट कट आया, मार्केट ने एक शानदार रैली दिखाई, क्या बैंक निफ्टी, निफ्टी, तमाम सेक्टर सब कुछ चलता हुआ नजर आया। लेकिन जो चीज बाजार को पिछले कुछ दिनों से थोड़ा होल्ड करके रखी हुई है वो है हमारे एफआईआईज। थोड़ा हाथ उन्होंने खींच लिया है, पता नहीं क्या, आफ्टर सम टाइम की वो मिड मई तक शायद आप ही बात कर रहे थे, वो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद एकदम से थोड़ा सा मूड माहौल बदल गया। क्या अब इस अनाउंसमेंट के बाद, इस चेंज के बाद उन्हें भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक अलग अलग नजरिए से दिखाई देगी और वो लौटते हुए दिखाई देंगे बड़े एक्शन के साथ? देखिए, अब एफआईआईज के बारे में एक बात जान लीजिए। मैंने ये बात पहले भी कही थी, पिछले शो में भी आपसे, पिछले वीकेंड में भी मैंने यही बात की थी कि एफआईआईज ना हमसे प्यार करते हैं ना हमसे नफरत करते हैं। उनको सिर्फ पैसा प्यारा है। उनको क्या, सबको पैसा प्यारा है। आप एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल रहा है उसको देख लीजिए। तो इवेंचुअली एफआईआई का पैसा वहाँ जाएगा जहाँ पर पैसा बनेगा। अब अगर भारत में पैसा बनना शुरू होगा जैसा कि लग रहा है, तो ना सिर्फ ये अपने शॉर्टकट करेंगे। पहली बात तो इन्होंने इतने शॉर्ट करे क्यों थे मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था मार्केट को शॉर्ट करने का। चलिए आप बाय नहीं कर रहे हैं, अलग बात है। इस लेवल की शॉर्टिंग इन्होंने जो करी हुई थी, मुझे कोई सेंस नहीं बन रही थी और 2 हफ्ते से मार्केट चीख चीख के कह रहा था कि शॉर्ट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर एनीवे, अब इन्हें सबक मिलेगा। मेरे ख्याल से एफआई की बाइंग शुरू होगी। अच्छा, एफआई की बाइंग चल रही थी, आपको याद हो पूरे मई महीने में एफआई की बाइंग थी। 21 मई से लेके कुछ बदला, 7-8 दिन तक लगातार सेलिंग हुई कैश मार्केट में और एफएनओ में भी। वो हम अब तक पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि वो सेलिंग आई क्यों, कहाँ से आई, लेकिन उसकी वजह से मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस आ गई। खैर जो भी है, मुझे लग रहा है कि अब एफआई की बाइंग लौटनी चाहिए। चलिए, तो अनुज जी को लग रहा है एफआईआईज आएंगे। सुनील सर, आपको भी लगता है एफआईआईज अब लौटेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं एक एक बात मैं कहूँ कि एक्टिव एफआई मैनेजर जो होते हैं ना, उनकी बेंचमार्क होती है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, हम्म। जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स है। और जैसे सबको पता है, लार्ज कैप इंडेक्स में 30 to 35% आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है। तो अगर उनकी बेंचमार्क में ये कंपनियां की नंबर्स, क्योंकि ये 2.5 लाख करोड़ का सीआरआर कट जो है ना, उसको सब लिक्विडिटी के तौर पर देख रहे हैं, मगर उसके अंदर कुछ छिपी हुई चीजें क्या है वो, अरे ये 2.5 लाख करोड़ बैंक्स आरबीआई को बिना कोई ब्याज के दे रही थी। तो वो उनके सीधे, अगर उन्होंने कुछ पास ऑन नहीं किया तो समझे कि होल बैंकिंग सिस्टम का प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ बढ़ जाएगा। वो जितना वो पास ऑन करते हैं, होपफुली लोन ग्रोथ से वो मेकअप करने की कोशिश करेंगे, वो बात ट्रांसमिशन वाली बात है। मगर ट्रांसमिट नहीं किया भी, 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट उनको मिल रहा है, क्योंकि 0% रिटर्न से जो भी लेंड करने वाले हैं उसके रेट पर उनको मिल रहा है वो पैसा। नंबर तो मैं क्यों कह रहा हूं, तो अगर बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ होने वाली है और वो बेंचमार्क में 30% चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली एफआईएस को अभी बैंकिंग में ओवरवेट होना ही है और उसके कारण वो अलोकेशन जरूर यहां हमको इंडिया में आना ही है। वो एक बात है। सेकंड बात ये कहूंगा मैं कि ये फोकस ऑफ द रेट कट प्लस सीआरआर कट क्या चीज के ऊपर है। आरबीआई गवर्नर ने 3D की बात करी, डिजिटलाइजेशन की बात की, फिर फाइनली डेमोग्राफी की बात की, फिर कहे कि डोमेस्टिक डिमांड। क्यों कह रहे हो कि ये जो आरबीआई के एक्शन है वो डोमेस्टिक डिमांड को मजबूत कर रही है, यानी जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टिनिटी से इंडिया एक अलग जहाज में जा रहा है जहां पे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को हम और भी मजबूत कर रहे हैं। तो नेचुरली एक एफआई की फोकस, अगर वो जैसे अनुज जी ने कहा, उनको पैसे की बात है, जो जो इकोनॉमी इस टैरिफ के माहौल में भी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर आगे बढ़ रही है, नेचुरली वहां पे उनको अलोकेशन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल अनसर्टिनिटीज कम है। तो मेरा मानना है कि जरूर ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा एफआईएस को इंडिया एलोकेशन इंक्रीज करने में। मगर ये बात पूरी नहीं है, क्योंकि उनकी भी आंखें
बीटीए के ऊपर होगी, क्योंकि वो डिसाइड करेगी कि कौन सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स इंडिया में चल सकती है और कौन सी पीछे रह जाएगी। बिकॉज बीटीए कोई विन विन माने कंप्लीटली इंडिया का विन नहीं होगा, कुछ हमें अमेरिका को देना होगा, कुछ हमें मिलेगा, तो ये थोड़ी विन लूज की सिचुएशन होगी। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। तो एक स्टेज वन बैंकिंग सेक्टर की पॉजिटिविटी के कारण मैं एफआईएस के अंदर आने की एक इंक्रीज देख रहा हूं, मगर सेकंड स्टेज ऑफ इंक्रीज होगा जब बीटीए का साइनिंग अनाउंस होता है। मैं दलजीत जी इस पे आपकी राय भी लेना बनती है। आप सुनील साहब ने बोला कि ये सारे रीजन है और आते हुए दिखाई देंगे, इनफैक्ट अनुज जी की भी राय है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए विपिन जी, जब ग्रोथ होगी तो नेचुरली कोई भी इन्वेस्टर उसको अट्रैक्ट होगा। और अगर ग्रोथ की सर्टेनिटी दिखेगी या ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखेगी कि ये ग्रोथ दिख रही है, तो आई डोंट थिंक कोई भी पीछे रहेगा, चाहे वो एफआई हो चाहे डीआई हो, कोई भी हो, वो देखना चाहेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा क्योंकि हम लोग बॉटम्स अप पिकर्स हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि उनके आने से क्या हो, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो छोटी कंपनियां हैं, सी जो एफआई का असर है वो पहली 50-100 कंपनियों पे ही है। जो हमें जो 400 कंपनियों में से लेना है, वो उनमें तो शायद किसी में 1 आधा % आएगा, और उनके साइज में ही नहीं बैठती है। अगर वो लेना आएंगे तो मिलेगा भी नहीं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आई थिंक न्यूज फ्लो में या न्यूज आइटम्स में एफआईआई का होना नहीं होना बहुत मैटर करता है, बट शायद अल्फा जनरेशन में उतना मैटर नहीं करता। और जो डे टू डे मार्केट मूवमेंट है उनके लिए है। देखिए, जो लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, जिनको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पता है, जिनको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास है, वो तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए आने ही वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रोथ कहीं और मिलती नहीं है। 8%, 7-8% की ग्रोथ दुनिया के किस कोने में है? तो जो कहीं पे भी वर्ल्ड में बैठा है, उसको ये सोचना ही है कि मुझे इंडिया में पैसा लगाना है। अब वो परसेंटेज इधर-उधर ऊपर-नीचे होती है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़ फ्लो, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, बट ज्यादा पैसा जो ऊपर नीचे होता है वो होता है ट्रेडिंग, हेज फंड, इन शॉर्ट टर्म मनी वालों का। वो मार्केट में बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है, उसको उसको हमको अवॉइड करना। हम्म। ठीक है, अभी जब सुनील जी कह रहे थे कि 2.5 लाख करोड़ का पैसा वो दिया है और बैंक को ऐसे मतलब उनके सिस्टम में ऐसे, हाँ सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ नहीं, सिंपल सी बात है कि एक एफआई के मन में देखिए, पवेल ट्रम्प की बात नहीं सुन रहे हैं, मगर मल्होत्रा जी निर्मला जी की बात सुन रहे हैं। फिस्कल और मॉनेटरी में जो तालमेल इधर है वो अमेरिका में नहीं है। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों डबल इंजन, फिस्कल सपोर्ट और मॉनेटरी साथ में चल रहे हुए देश में क्यों ना हम पैसा लगाएं। वो एक लाइटर नोट पे मेरे को कहना था। नहीं, और लाइटर नोट पे मैं बात करना चाह रहा था कि वो ये कि 2.5 लाख करोड़ बड़ा पैसा है, तो वो बच्चन साहब का एक डायलॉग है ना कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। तो अब धनराशि आ गई है, अब उसके सही डिप्लॉयमेंट का वक्त है। गुलाम साहब, तो मैं थोड़ा रियल एस्टेट से समझ के पूछूं कि अब देखिए, एक बायर को तो लोन सस्ता होता हुआ मिलेगा, तो उसके हाथ में थोड़ी ताकत आएगी कि हाँ मैं अपना घर खरीदूं। इधर मैं थोड़ा सप्लाई साइड पे समझूं कि ये जो लिक्विडिटी है, डेफिनेटली इसमें कुछ हिस्सा जो है वो जरूर फाइनेंसिंग को भी जाएगा, वो आप साइड बेहतर समझते हैं। तो ये जो ओवरऑल सारा ईजिंग हुआ है, इससे जो लिक्विडिटी का क्रंच है, जो कि अब पहले जैसा तो नहीं है हिस्टोरिक रियल एस्टेट के अंदर, जो पहले हम आज से 10 साल पहले बात करते थे, बट स्टिल पैसा तो चाहिए इतने बड़े बड़े घर बनाने के लिए या इतनी तादाद में घर बनाने के लिए, उस साइड पर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, पर उससे पहले चूंकि एक हल्का सा माहौल बना हुआ था, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा उसमें एक ऐड कर दूं। जरूर। आपने थोड़ा वक्त पहले पूछा था कि ट्रंप और इलॉन के झगड़े से क्या होना है। इसमें मेरा ओरिजिनल थॉट ये है जनाब कि रियल एस्टेट पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यूं हो सकता है कि ट्रंप टावर के रेसिडेंट्स को स्पेसएक्स का कनेक्शन ना मिले। उसके बाद अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, जो आपने पूछा कि इसमें सेक्टर पर, सप्लाई साइड पर क्या फर्क आता हुआ दिखाई देगा। जैसा मैंने कहा है कि ऑफ कोर्स लिक्विडिटी रियल एस्टेट के लिए हमेशा से बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा ज्यादा रहता है रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के कंपैरिजन में। तो वो चीज तो इतनी ज्यादा दुश्वार नहीं थी, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में चाहे कस्टमर एडवांसेस कह लें, लेकिन एक्सेस टू फंड कुछ इतना बिकट नहीं था सेक्टर के लिए। और जैसा हमने देखा है रेसिडेंशियल के लिए काफी सारा जो फंड अवेलेबिलिटी है वो कस्टमर एडवांसेस से ही पूरी की जाती है। तो सीआरआर की वजह से डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट तो होगा। लेकिन अब बात आ रही है, चूंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत हद तक के एक सूखा था जो पड़ गया था, सूखा पीड़ित रहा है ये वाला सेक्टर। तो इसमें इस फंडिंग के कारण, और दूसरा भी इनके काफी सारे डिमांड चल रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को
इंफ्रास्ट्रक्चर के आड़ में लाया जाए तो उसमें भी उसको सुविधाएं होंगी। ये सारी चीजें डिमांड के सामने रखते हुए सीआरआर के इस ईज की वजह से हमें तो पूरी उम्मीद है कि फंडिंग को एक्सेस और ज्यादा इंप्रूव होगा डेवलपर्स के लिए। और ये इसका एक परहैप्स एक नेगेटिव साइड में देख सकता हूं कि शायद दामों पर गिरावट नहीं आए, क्योंकि एक और चीज तो देखी जा रही है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस पिछले साल 1.5 साल से लगातार बढ़ रहे हैं। अगर एक्सेस टू कैपिटल और इंप्रूव होता है तो शायद इतनी जल्दी दामों पर लगाम नहीं लगेगी या गिरते तो नहीं दिखाई देंगे। वो एक चीज मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट होता है। ये बिल्कुल वही वाली बात है। अब क्या इतना पैसा सिस्टम में आएगा तो क्या महंगाई पर इसका इम्पैक्ट आएगा? गुलाम साहब ने कहा कि वहाँ जो दाम हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम हो, अगर इजी मनी आएगी तो फिर वो नहीं होगा। खैर वो एक अलग चीज़ है। साक्षी, मुझे बताइए कि अब आगे जाते हुए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि अगर कोई कंसर्न आरबीआई के लिए आगे बनता है, कुछ आसमानी सुल्तानी हो जाए, वो तो बहुत अलग बात है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे उनका इन्फ्लेशन पे अभी 3.7 जो उनके टारगेट 4 से काफ़ी नीचे है, लेकिन अगर हम क्वार्टर वाइज जो उनका प्रिडिक्शन देखें, Q1 में 2.9, Q2 में 3.4, देन 3.9, देन 4.4, वो धीरे धीरे अपटिक ऊपर की तरफ जा रही है। इतना पैसा, इतनी लिक्विडिटी आएगी और ये सब कुछ होगा तो हल्का सा वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो क्रिएट करती है। तो अगली बार जब ऐसा कोई मौका आएगा, जब उनको देखना होगा कि रेट का मैं क्या करूं, तो क्या ये इन्फ्लेशन वाली साइड कहीं से अपना मुंह उठा रही होगी, थोड़ा कंसर्न हो रही होगी, या इसके लिए अभी बहुत स्कोप है? जिस लेवल पे वो ले आए हैं 2-4 क्वार्टर, शायद ये कहीं नहीं जाने वाली यहां से। मतलब आप जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने इतना सारा लिक्विडिटी सिस्टम में वो दे रहे हैं जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हम समझते हैं कि इकोनॉमी में आता है, पर आई थिंक हम अभी उस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट से बहुत दूर हैं। तो जब तक आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में अगर आप एवरेज देखें तो वो 75% के करीब है, और जब तक आप 80-85%, 90% पे नहीं पहुंचते हैं तब तक हम नहीं देखते हैं कि डिमांड साइड से ये सारी लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्लेशनरी होगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम है। दूसरी बात ये है, आपने इस बारे में बात करी कि आरबीआई का जो फोरकास्ट है वो ये दिखा रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर तक तो इन्फ्लेशन 3-3.5% के करीब रहेगा, बट उसके बाद आगे जाके वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 4-4.5% की तरफ जा रहा है। और आज गवर्नर ने ये भी चीज बोली कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल के लिए इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो शायद 4.5% के नजदीक में रहेगा। वो जो इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन में, वो एक्चुअली एक बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। क्योंकि इस साल अगर आप जनवरी से मार्च के बीच में देखेंगे तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा मॉडरेट कर गया, तो वो एक स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। दूसरी बात, इंडिया में जो मेजर ड्राइवर है इन्फ्लेशन का वो एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन है। वो एक सप्लाई साइड फिनोमेना है, वो डिमांड साइड का जो फिनोमेना है वो थोड़ा सा कम है। और अगर इस साल भी मॉनसून नॉर्मल रहता है, राबी आउटपुट ऑलरेडी अच्छा रहा है, लास्ट ईयर का खारिफ आउटपुट भी अच्छा रहा है, और इस साल भी अगर हम एग्रीकल्चरल आउटपुट और फूड सप्लाई अच्छे रहते हैं तो फूड इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से शायद हम इस साल के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एट दिस पॉइंट इन्फ्लेशन के अपसाइड रिस्क्स हैं। आई थिंक वो ब्रॉडली इस साल के लिए कंटेन्ड। ओके, ठीक है, चलिए एक बार फिर से थोड़ा मार्केट की तरफ रुख कर लेते हैं। तो अनुज सर, यहाँ पे देखिए हमने सारी पॉजिटिव बातें कर ली, सब अच्छा बात हो गई और अच्छी खबर आई, इसलिए अच्छी बातें हैं, सब फॉरवर्ड लुकिंग भी है। लेकिन जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो क्या रिस्क फैक्टर अभी भी मौजूद है? और ये जो हमने ट्रंप और मस्क वाला फैक्टर उठाया, मजाक मस्ती में थोड़ा सा हल्के वे में लिया, लेकिन क्या उसका कोई इम्पैक्ट नजर आएगा, या फिर उसके अलावा दूसरी अगर चीजें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है आगे चलते हुए, तो वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जैसे लोग किसी के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ अपने दोस्त हैं। ये मतलब ये जो दोस्ती होती है ना, ये दोस्ती बहुत मतलब की दोस्ती होती है। अब वो नाच रहे थे उनके प्रेसिडेंसी पे और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं होता तो तुम प्रेसिडेंट ही नहीं बनते, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, हमारे लिए रिस्क फैक्टर अब जो है ना, वो हमारे लिए रिस्क फैक्टर सिर्फ एक है। रिस्क फैक्टर हमारे लिए, और वो ग्लोबल नहीं है, हमारे लिए रिस्क फैक्टर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर सरकार की तरफ से कारगर स्टेप्स नहीं उठाए गए
और अगर अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो मार्केट फिर वापस गिरेगा। इस मार्केट की दिक्कत ट्रंप नहीं थी, इस मार्केट की दिक्कत टैरिफ वॉर नहीं थी, इस मार्केट की दिक्कत इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी। ये सब बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स थे। इस मार्केट की दिक्कत अर्निंग्स थी। जो हम ऑल टाइम हाई से गिरे थे वो अर्निंग्स की वजह से गिरे थे। तो रिस्क अगर मार्केट में एक है तो वो है कि अर्निंग्स का कैचअप ना करना। मार्केट में रैली हो जाए और अगर अर्निंग्स कैचअप नहीं करेंगी तो मार्केट गिरेगा। ये एक बेसिक नियम है। रिस्क फैक्टर सिर्फ ये रहेगा। तो सुनील सर, जो अनुज जी कह रहे हैं कि ये अब चाहे ट्रंप हो, चाहे पाकिस्तान के साथ फेस ऑफ हो, ट्रेड वॉर हो, ये सब स्पीड ब्रेकर हैं। असली मुद्दा तो अर्निंग्स का, और ये लगातार शायद पहले भी 5-6 हफ्ते पहले जब हमारी बात हुई थी तो आपने भी बात कही थी कि अर्निंग्स देखने होंगे। अभी तक तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। आगे चलते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये एक बड़ी चीज़ होगी? अगर यहाँ परफॉर्मेंस, अर्निंग्स ठीक नहीं आते हैं तो फिर आप लाख चीज़ें कर लीजिए, कुछ आप उतना सॉलिड होता हुआ नहीं दिखेगा। देखिए, अनुज जी ने जैसे कहा ये रिस्क फैक्टर है, मगर ये खाली आपने रिस्क पूछा इसलिए उन्हें बताया, नहीं तो आज के दिन में मुझे वो रिस्क नहीं लगती है जितना, अगर ये बन सकता है रिस्क अगर अर्निंग्स नहीं आई तो, मगर असलियत में उम्मीद मेरी वो नहीं है कि ये रिस्क बनेगी, क्योंकि सभी मार्केट फॉरवर्ड गाइडेंस पे होती है, और इस महीने की इस क्वार्टर के जो अर्निंग सीजन थी वहां पे हर कॉर्पोरेट ने बहुत पेसिमिस्टिक गाइडेंस पेश किया, क्योंकि ये टैरिफ वाला माहौल हावी था, राइट। तो मेरा मानना है कि जैसे हमने देखा कि क्यू ऑन क्यू जीडीपी का नंबर बेहतर हो गए, अब इस चीज के कारण ओवरऑल जीडीपी के नंबर और भी बेहतर होंगे, तो अर्निंग्स की जो एक्चुअल रिजल्ट होगी वो गाइडेंस से बेहतर आने की उम्मीद होगी, तो नेचुरली आपको फॉरवर्ड पीई थोड़ी रिलैक्स होगी तो मार्केट आगे चल सकती है। तो ये रिस्क का प्ले आउट होना मेरे प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है, मगर डेफिनेटली रिस्क तो रिस्क है, वो एक बात है। इसके अलावा और एक रिस्क है जो मैंने इन्फ्लेशन के बारे में मैं उठाना चाहता हूं कि मॉनसून अच्छी हो, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट है जो एक्चुअली मायने नहीं रखती है। क्यों मैं बता रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ टोटल क्वांटम ऑफ मॉनसून को कंपेयर किया जा रहा है, मगर मॉनसून का टाइम एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहां पे आपको मुंबई शहर में बारिश लग के क्या फायदा भैया, जब फसल हो रही है उधर पहने का है ना। तो मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, कब पड़ती है? अगर सोइंग के टाइम में पड़ती है तो अच्छी बात है, मगर हार्वेस्ट के टाइम में मानसून आती है तो खराब करती है सभी क्रॉप्स को। तो मानसून एक की रिस्क फैक्टर है अभी भी, क्योंकि क्वांटम सही रहेगा, मगर सही सही जगह पे सही वक्त पे अगर मानसून नहीं आई तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और आरबीआई की जो भी एक्सपेक्टेशन है उससे आगे आ सकती है। इसलिए उनका न्यूट्रल स्टांस याद रखिए, अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ जाती है तो वो उस तरफ भी पलट सकते हैं। तो ये मेरे लिए रिस्क, मेरे लिए प्रॉब्लली एक इंपॉर्टेंट रिस्क है। जी जी। तो क्विकली दलजी साहब, 1-2 मिनट का वक्त बच गया मेरे पास, तो ये आपके लिहाज से रिस्क फैक्टर क्या, और हम फॉरवर्ड लुकिंग कैसे देखें मार्केट को जब मंडे को खुल रहा होगा? तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर में एक तो यही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर प्रॉपर जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आया, जब जो ग्रोथ मार्केट ने बिल्ड कर लिया है, क्योंकि मार्केट अहेड ऑफ टाइम चलता है और इस समय भी मार्केट नियर हाई जा रहा है, तो दैट मीन्स कि बहुत सारा पॉजिटिव फैक्टर इन कर लिया है। इसके लिए वहां पर स्कोप ऑफ फॉल्टरिंग इज वेरी वेरी लो। सेकेंड बिगर रिस्क इज आई थिंक ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ये ट्वीट की कोई भी ट्वीट आएगा, कुछ भी आएगा, तो उसकी वजह से जो एक टर्मोइल आ जाता है, और उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें डिले हो जाती हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा हमारी कंपनी पे, बट उसकी शिपमेंट डिले हो गई, 3 महीने अटक गया, कोई चीज सप्लाई चेन में कुछ इम्पैक्ट आ गया, तो जो काम कर रहा था वो काम रुक गया, बीच में 2 महीने के लिए रुक गया। तो आपका जो क्वार्टर, अब मार्केट तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग देख रहा है, तो बोला था कि 30% ग्रोथ आएगी, आई 15%, उसी दिन स्टॉक 25% नीचे, राइट। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये थोड़ा आई थिंक अगले वोलेटिलिटी हमें लगता है कि अभी अगले और 5-6 महीने बनी रहेगी, और स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करना रहेगा। कोई ऐसा मेजर थीम या कोई ऐसा मेजर सेक्टोरल व्यू लेना शायद ठीक नहीं रहेगा। जी। तो चलिए, खैर एनीवे, अभी जो पॉजिटिव है उसको पकड़ते हैं, जो आज बाजार ने पकड़ा और अपना एक एक्शन भी दिखाया। वहाँ पे इंडाइसेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया और अच्छी छलांग लगाई। जो बहुत समय से रेजिस्टेंस थे सो कॉल्ड, वो टूटे, नए हाइस बने, और एक थीम भी मोटी मोटी दिखाई दी। वेल, मंडे को एक फिर नई कहानी होगी, उस दिन भी नजर आएगा कि बाजार में क्या करना है, लेकिन एक मोटी कहानी जरूर बताई कि पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पर है।
आरबीआई ने अपना काम कर दिया है, इनफैक्ट 2 कदम आगे जाके कर दिया है। नतीजे उसके बिल्कुल आएंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो अलग बात है, लेकिन कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीजें और कितने वक्त में काम करेगी जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी मेहमानों ने आज यहाँ पे बताई। तो आई होप देयर इज अ बिग पॉजिटिव, और मंडे को भी उसी पॉजिटिविटी के साथ हम मार्केट्स में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।